जय हिंद साथियों। इस आवाज से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जय हिंद साथियों। धन्यवाद। यह आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक जो यहां पे आए हुए हैं, और बच्चों से ज्यादा कहना तो उचित यह रहेगा, मेरे भावी सिपाहियों, देश के सैनिकों, सम्मानित मंच, हमारे बीच में कुछ आपके साथी हैं। रेखा दहिया जी हैं, सुरेंद्र पहलवान जी हैं, आपके गुरुजी रामदेव जी हैं, रघुवीर जी हैं, मलकियत जी हैं, धर्मवीर जी हैं, और बहुत सारे तमाम हमारे वो लोग हैं। इस मंच को आप ये समझिए कि इस मंच ने यहां पर जो आसीन हैं या जिन लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया और 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई इसी जंतर मंतर पर जीत कर कुछ हद तक जीत ली है। लेकिन कुछ विसंगतियां जरूर पैदा हुई हैं, उनको हम पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं बराबर में एक जगह है जहां पर हमारा पंडाल लगा रहता था, और ये लोग, कुछ लोग, रघुवीर साहब, कपूर सिंह, मलकियत, ये वो लोग हैं। आज कितने दिन हो गए? 3100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। वहां रोज दिया जलता है 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई का। तो आज ये जो मंच आपके साथ खड़ा है, ये वो मंच है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और एक नारा आप जो यहां पे लगा रहे थे, या तो भर्ती दो या अर्थी दो। अर्थी, ये गलत नारा है। लड़ाइयां जिंदा कौमें ही जीतती हैं। जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम लड़ाई लड़ेंगे, और जिंदा कौमें ही जीतती हैं। और जिंदा कौम की तरह आप लड़ेंगे और जिंदा कौमों की तरह हम जीतेंगे। ये आपको यहां से अपने आप में विश्वास पैदा करना है, और ये विश्वास लेकर हमने आगे लड़ाई को लड़ना है। साथियों, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। क्या वो विश्वास है? क्या वो विश्वास है? अगर वो विश्वास है तो वो लड़ाई जीती जा सकती है। लड़ने में शहादतें होंगी, लेकिन हम फौजी हैं, लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए, और देश के लिए जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और शहादतें देने के लिए तैयार रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फौजी परिवारों से भी आते होंगे, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फौजी परिवारों से नहीं भी आ रहे हैं। उनकी देश की सेवा करने के लिए एक उनके अंदर जज्बा है, सपना है देश की सरहदों पे देश की सेवा करने का, देश को महफूज रखने का। हमारे गांव, ग्रामीण इलाकों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो यही कहा जाता है कि भाई क्या बनोगे? कि भाई फौजी बनूंगा। कहते हैं बचपन से एक सपना होता है कि फौजी बनूंगा, और आज की सरकार ने इस सपने को तोड़ने का काम किया है। आपके देश की
सेवा करने के सपने को तोड़ने का काम किया है। और आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में आना है, उसके रास्ते को काटने का काम किया है। मैं भी चौथी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरी 3 पीढ़ियां देश की सेवा कर चुकी हैं। मेरे सगे चाचा कैप्टन जितेंद्र सिंह अरुणाचल में 1962 में बॉम्बडिला की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, वीर चक्र हैं। और 1971 की लड़ाई में जब हमने अपने परिवार की गिनती कुछ दिन पहले गोल्डन जुबली मनाई कि 1971 की लड़ाई जो बांग्लादेश की लड़ाई के नाम से ज्यादा जानी जाती है, तो उस लड़ाई के अंदर जब हमने देखा कि हमारे परिवार की क्या हिस्सेदारी है, तो पता चला कि 11 लोग हमारे परिवार से 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से 2 शहीद हुए। तो साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। देश में हमें लड़ने की ही ट्रेनिंग मिली है और सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि अब आपका पाला देश के सैनिकों से और देश के भावी सैनिकों से पड़ा है। तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको इनके सामने, इनकी ताकत के सामने, इन युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। ये मैं यहां से वायदा करना चाहता हूं। साथियों, आपकी जो लड़ाई है आसान नहीं है, लंबी लड़ाई है। और आज जो देश के सत्ता के ऊपर काबिज हैं, वो मगरूर हो चुके हैं। युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। युवा जब जब इकट्ठे हुए हैं, युवा जब जब संगठित हुए हैं, उन्होंने सत्ताओं को पलटने का, राजपाट को पलटने का काम किया है। और ऐसा ही पलटने का काम आप भी एक जज्बे के साथ लेकर चले हो। और मुझे यकीन है कि आप या तो अपनी बात मनवाओगे या सत्ता का परिवर्तन करोगे, ये मुझे यकीन है। आप में से कुछ युवा चंपारण से, सत्याग्रह की धरती है, चंपारण से चले, पैदल चले और यहां तक दिल्ली तक पहुंचे। हमें मालूम था कि ये समस्या है। अग्निवीर एक बहुत बड़ी देश के लिए गंभीर समस्या है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा के अंदर एक ऐसी नई स्कीम ला दी गई है जिसके तहत देश के सैनिकों के अंदर ही भेदभाव कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमें मालूम था कि भर्तियां कैंसिल हुई हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको अपनी भर्तियां नहीं मिली है। लेकिन इसका इतना महास्वरूप है, ये इसकी जानकारी हमें तब मिली जब चंपारण से अभिराज जैसे बच्चे निकले और यहां तक पहुंचे। 1100 किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ने की यात्रा, देश में प्यार फैलाने की यात्रा और नफरत के जो फैलाने वाले थे उनके खिलाफ ये यात्रा की, देश को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आसान नहीं है 4000 किलोमीटर पैदल चलना। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अभिराज के साथ जो उसके साथी चले थे, 1100 किलोमीटर की यात्रा करी थी, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इस
भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी 700 किलोमीटर चला हूं, हरियाणा से लेके और श्रीनगर तक। तो ये जज्बा चाहिए, एक रिजॉल्व चाहिए, एक विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि मेरे को ये काम पूरा करना है। तो जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि चंपारण से चलकर बच्चे यहां पर आए हैं, तो हमने इनसे बातचीत करी, संज्ञान किया, संवाद स्थापित किया। तो पता चला कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चे इन भर्तियों में, 97 भर्तियां फौज की, आर्मी की और कुछ भर्तियां एयरफोर्स की थी, जिसके तहत बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और ये 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भर्तियां देखी और 1.5 लाख के करीब युवा सिलेक्ट हुए अलग अलग भर्तियों में, और इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और कुछ के भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। तो इन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपनी बात अपने पार्टी फोरम में उठाई। तो पता चला, राहुल गांधी जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूं। ये युवाओं के बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं के देश प्रेम की और देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने की समस्या है। तो वो मिले, कुछ लोग मिले, 30-40 बच्चे मिले। उन्होंने बात समझी और फैसला किया कि हम इन बच्चों को वायदा किया, राहुल गांधी जी ने वायदा किया है, मैं यहां से इस मंच से कह सकता हूं, उन्होंने कहा है कि मैं संसद से लेकर सड़क तक इन बच्चों के साथ हूं, इनका संघर्ष हम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही साथ में कि आप को संगठित होना पड़ेगा। जब आप संगठित हो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितने भी बड़े मगरूर शासक हो, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के कुछ असूल बड़े जरूरी हैं। पहला असूल यह है कि हमें शांतिपूर्वक अपने संघर्ष को लड़ना पड़ेगा और जीतना है। शांतिपूर्वक जो संघर्ष किए जाते हैं, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और जिस तरह से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो ऐसे आंदोलन को ताकत सिर्फ अहिंसा से मिली। और जब हम अहिंसा का साथ लेकर अपने संघर्ष को करेंगे तो हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आपके बीच में आपको भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वायलेंट बनाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। उन लोगों को दरकिनार करना है, दूर रखना है। साथियों, मानते हो इस बात को? और यह भी मान के चलना पड़ेगा कि जो भी हमें हक की लड़ाई लड़नी है, वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज जो भी सरकार आज सत्ता में है, उसी सरकार से हम मांग रखते हैं, उसी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें और इनको ज्वाइनिंग दे। और डिमांड पूरा करने का अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की होती है। तो इसलिए लड़ाई हमें सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, सरकार से अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हक तो हमें सरकार से ही चाहिए,
क्योंकि सरकार के पास ही ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास ही पावर है, सरकार के पास ही कलम की ताकत है जो आपको ज्वाइनिंग दे सकती है। और इस लड़ाई में जो भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, पारिवारिक या कोई इंडिविजुअल इसमें हमारा साथ देता है तो हमें उसका साथ चाहिए। हम परहेज नहीं करेंगे किसी का भी साथ लेने के लिए। हमें अगर कांग्रेस पार्टी साथ देती है तो हमें उसका साथ चाहिए, अगर कोई और राजनीतिक पार्टी साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी हमारा साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के साथी अगर बीच में आते हैं तो उनको कहेंगे कि पहले हमें विश्वास लेकर आओ अपने सरकार के आकाओं से कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी आप हमारे साथ शामिल होंगे। तो साथियों, ये असूल तय करने पड़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ा असूल है जो फौज में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी फौजी नहीं बने हो इसलिए पूरी तरह से आपको नहीं मालूम। फौज में 3 चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है: नाम, नमक और निशान। नाम आपका, नाम आपके परिवार का, नाम आपकी पलटन का, नाम आपके गांव का, यह हमारा नाम हमारे साथ रहेगा। नमक, हम इस देश, हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया, इसके बाशिंदे हैं, इसके नागरिक हैं, तो ये देश और इस देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये नमक हमने इस देश का खाया है, आज हम इस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा के लिए तैयार। और निशान, कोई भी लड़ाई किसी भी झंडे के नीचे रहकर ही लड़ाई लड़ सकती है। हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर एक निशान तय करके उसके तहत हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां 10 सेनापति हो जाते हैं वहां पर सेना का हारना निश्चित है। सेना का सेनापति और यूनिटी ऑफ कमांड, आवाज एक होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। अगर ये आवाज एक है, एकता में है और संगठित है तो आपकी लड़ाई जीतने का रास्ता निश्चित है और जीत हासिल होगी। तो इसलिए निशान भी बहुत जरूरी है। हमें एक साथ, एक मंच के साथ, मंच के नीचे आकर मंच के साथ चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि कुछ एक चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। हमें यहां से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज यहां पर इकट्ठे हुए और यहीं हमारी लड़ाई खत्म हो गई। आज लड़ाई शुरुआत, आज लड़ाई का शुरुआती दिन है दोस्तों। ये लड़ाई 100 दिन से ज्यादा चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। सरकार को झुकाने के लिए 100 दिन काफी है।
और सरकार को झुकना पड़ेगा, युवाओं की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। आप क्या मांग रहे हो इस सरकार से? आप यही मांग रहे हो ना कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, हमें देश में सेवा करने का सेना में मौका दिया जाए, यही मांग रहे हैं? कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे। लेकिन अगर ये सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है तो यहां पे मुझे महाभारत का युद्ध है ये साथियों, महाभारत का युद्ध है, ये न्याय का युद्ध है, न्याय मांगने का युद्ध है। आपको न्याय चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको अपने ज्वाइनिंग चाहिए, आपको अपनी भर्ती चाहिए, आपको अपनी वर्दी चाहिए। लेकिन अगर ये सरकार नहीं दे पा रही है तो मुझे महाभारत के युद्ध में रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है जिसमें उन्होंने एक संज्ञान पेश किया था। जब युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जी दूत बनकर दुर्योधन के कौरवों के दरबार में गए थे तो उन्होंने कहा था कि और कुछ नहीं तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो। हम आज मोदी साहब के दरबार में अर्जी लगाते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ भर्ती दे दो, फौज में उनको ज्वाइन करा दो, हम यही मांगते हैं। लेकिन जब शासक और सत्ताधारी और सत्ता पे काबिज लोग मगरूर हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, तो वो जनता के बारे में और बच्चों के बारे में और युवाओं के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो जब कृष्ण जी को उन्होंने बांधने की ऐसी मगरूर स्थिति जो महाभारत के युद्ध में थी, ऐसी ही मगरूर स्थिति आज देश की परिस्थितियों में है। देश की सत्ता ने आपको ज्वाइनिंग लेटर से महरूम रखा है। तो कृष्ण जी की बात, उस संज्ञान की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी। दुर्योधन तो अहंकारी होकर उनको बांधने चला था। तो उस संज्ञान में जो कवि ने कहा है वो ये कहता है, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही बात आज की मगरूर सत्ता के लिए और सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सही बात ठहराई जा सकती है। क्योंकि अगर उनमें विवेक होता तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता, आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाती, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लड़ाके हैं या लड़ाकों के घर से आते हैं या फिर हम लड़ाका बनना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, दो हाथ करेंगे आपसे। और मैं आप लोगों से, आप फौज में ही तो भर्ती होना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि देश के जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को शायद अगर भेज दें
तो पता चलेगा कि ये क्या जज्बा है। क्या वो अपने बच्चे को अग्निवीर बनाकर 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए भेज सकते हैं? वो देश में नियमित सैनिक के तौर पे भी नहीं भेजना चाहते। ये वही जा सकते हैं जो सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे से उठकर उनका दिन शुरू होता है और सिर्फ एक सपने के साथ रात को सोते हैं कि देश की सेना में भर्ती होंगे। तो ये जज्बा सिर्फ आप में और आप में है, ये उन राजनीतिज्ञों में या उन ओहदेदारों के बच्चों में नहीं है। तो इसलिए वो देश में सेना के अंदर भी भर्ती नहीं हो सकते। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, शान हो तुम वतन की, सजना तुम्हें हमारा, सजदा तुम्हें हमारा। खून देकर तुमने तिरंगों की बुलंदियों को है सवारा। ये हमारे सैनिक काम करते हैं। साथियों, ये सब बातें हो गई। अब एक और आखिरी बात जिससे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मसौदा देने से पहले कि क्या हमें आगे करना पड़ेगा। साथियों, एक और कविता आप लोगों के कविता के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि वो दिल में चोट करती हैं, दिल में सीधी लगती हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि दुष्यंत बहुत वीर रस के बहुत बड़े कवि हुए। आप जैसी समस्याओं का जब पहाड़ खड़ा हो जाता है तो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रांति के लिए, देश में क्रांति के लिए, युवाओं में क्रांति के लिए कविताएं लिखी और आज वो कविता सार्थक है आपके बीच में। ध्यान से सुनिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग जलनी चाहिए और अगर ये आग अपने दिल में अगले 100 दिन तक जलाकर रखी तो ये मोदी सरकार कोई ऐसी बड़ी मगरूर सरकार नहीं है। उनको आपके पास आपका हक लेकर यहीं पर आना पड़ेगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। हम यहां पर लड़ाई लड़ते थे जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की, तो हम ये कहते थे, रघुवीर साहब कहां हो, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। तो ये सरकार को हमें बताना है कि हमारा हक, ये हमारा हक है, इसको यहां पे रखो, हमें इस हक के लिए लड़ना है। तो साथियों, अब बात है कि आगे कैसे चले। समस्या है, बड़ी समस्या है। हमने आपके साथ जो कुछ युवा आए उनके साथ फैसला किया, राहुल गांधी जी से मिले। यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि किसी के दिमाग में कोई गलत धारणा ना पैदा हो। 2014 से पहले हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार मांग रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पर बहुत सारे 2006 में, 9 में,
11 में, 12 में, 13 में एक पुराने पेंशनधारी जितने थे फौज के, उनका सबका पेंशन बराबर करने की एक लड़ाई चल रही थी। उसको यूपीए सरकार में बराबर किया गया, कोशिश की गई गैप को कम करने की। और उसके बाद ऐसे ही कुछ सैनिक राहुल गांधी जी से मिले तो उन्होंने सरकार में बात उठाई, तो 26 फरवरी 2014 को एक आदेश जारी किया गया, तब यूपीए की सरकार थी। आदेश जारी किया गया कि 1 रैंक 1 पेंशन की ये डेफिनेशन रहेगी। और उसके बाद हम लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन यूपीए सरकार द्वारा मिली। लेकिन उससे पहले हमारे जो बहुत सारे साथी जो बहुत आंदोलित थे, पीड़ित थे, उन लोगों ने मोदी सरकार का साथ देने का काम किया। तो 2014 में यही लोग थे, यही मंच था जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी, यूपीए सरकार के खिलाफ भी लड़ी। और उसके बाद जब हमें रेवाड़ी में रैली में कहा गया कि 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी, तो 5 बार मोदी साहब ने घूम घूम कर मंच पर कहा था कि मैं सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और कहा कि 100 दिन में करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो हमने उनके खिलाफ जंतर मंतर से मोर्चा शुरू किया। ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमने मोदी साहब का, बीजेपी का, सरकार का बहुत सारे फौजियों ने साथ दिया। इसलिए साथ दिया क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे, वो मुख्य विपक्षी दल थे उस समय। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने वायदा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। हमें कहा गया कि हर बात जो चुनावी माहौल में कही जाए वो पूरी करने के लिए नहीं होती, तो हमने उसके खिलाफ फिर लड़ाई लड़ी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी लड़ाई होगी तो लड़ाई सरकार के खिलाफ होगी, चाहे वो 2014 में थी, चाहे वो 2015 से लेके और आज तक लड़ाई लड़ी जा रही है, या अब आपके इस ज्वाइनिंग की लड़ाई या अग्निवीर की, अग्निपथ को खत्म करने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, वो भी सरकार के साथ लड़ी जाएगी। तो इसलिए किसी के भी दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हमें शांतिपूर्वक रहना है, संगठित रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, और कोई भी गलत तत्व को बीच में नहीं आने देना है। और एक झंडे के तहत, एक मंच के तहत हमें लड़ाई लड़नी है, और साथ साथ नाम, नमक और निशान, 3 चीज का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोई भी लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उससे असर पड़ता है, डायरेक्ट असर पड़ता है, इनडायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चे हैं, परिवार है, जब तक वो साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इसलिए आप लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हाउ इज द जोश? तो तय हो गया कि आज से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में परिवार भी साथ होगा, आप लोग साथ होंगे, हम लोग साथ रहेंगे। और कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, मसौदा तैयार करना किसी भी लड़ाई का जरूरी है।
मुझे नहीं मालूम था कि आज इतने सारे लोग आएंगे। आपके जो संयोजक हैं उनको भी यकीन नहीं था कि इतने सारे बच्चे आएंगे। कल हम इस जगह को देख रहे थे तो कुछ बच्चे आए, पता कर रहे थे, कहते कि साहब हम तो YouTube से देखकर या इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए मिली तो हम आ गए यहां पर। तो जब ऐसा जज्बा है, अपने आप लाए जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं संघर्ष के लिए, तो वो संघर्ष सफल होना जरूरी है और सफल होगा। रैलियों में किसी ने कहा था कि रैलियों में भीड़ ज्यादा आती है या भर्ती रैलियों में। राजनीतिक रैलियों में हो सकता है कि भीड़ लाई जाती होगी, लेकिन सेना की भर्ती के अंदर जो भीड़ आती है वो अपने दिल से, अपने मन से, देश की सेवा के जज्बे से आती है। जय। तो ये अपने आप आए हुए युवा हैं। जब अपने आप युवा आते हैं, आप अपने मन से जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई भी लड़ाई हमें किसी भी लड़ाई में हमें हार का सामना नहीं देखना पड़ेगा, ये मुझे यकीन है। तो इसलिए साथियों, अब हमने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की, हमें पता चला कुछ लोग यहां दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी को पता चला कि राहुल गांधी जी ये बच्चे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमने इनको सबको बुलाया, उनसे समझा, सड़क से संसद तक जाने का वायदा किया। तो सड़क से पहले एक और प्रक्रिया है, हमने देश में इस मुद्दे को प्रेस वार्ताओं के जरिए उठाने का काम किया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर सहयोग दिया, देखा, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने इसके खिलाफ बात की हो। यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है या नहीं? 20 लाख लोगों ने देखा, एक भी ट्रोल करने वाला नहीं था, तो इसका मतलब देश आपके साथ है। अब इस जज्बे को हमें और आगे तक ले जाना है। उससे अगला स्टेप था यहां पर सड़क पर आकर एक बार प्रदर्शन करना, अपनी ताकत को पहचानना। आज वो ताकत आपने पहचान ली है, बहुत ताकतवर हो आप, और अब इस ताकत को एक डायरेक्शन, दिशा और दशा देने की जरूरत है। तंगियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन चलेंगे साथ। हम आपको जिस तरह से, मैं बार बार गलत मत समझना, मैं पहले फौजी हूं, बाकी कुछ और हूं। पहली चीज, राजनीति और राजनीतिक दल बिल्कुल अलग हैं। मैं पहले फौजी हूं, मेरा दिल देश की फौज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेनाओं के लिए धड़कता है मेरा दिल। तो इसलिए कई लोग बीच में आएंगे, लगातार आएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई किसी और पार्टी में बांटने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने बंटना नहीं है। बंटवारे की राजनीति और रणनीति के खिलाफ चलते हुए हमें देश में एक दिशा और दशा स्थापित करते हुए आगे चलना है, ताकि आपका जो गतिरोध है ज्वाइनिंग का, वो पूरा हो सके, खत्म हो सके और आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो इसके अंदर लड़ाई में हम लोग आगे चलेंगे। तय ये किया है, दो तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी।
दो फ्रंट पर। पहली तो संख्या के बल के ऊपर, सड़क पे आंदोलन में, प्रेस वार्ताओं के जरिए देश में पूरा एक माहौल तैयार करने की जरूरत है। एक रास्ता वो है, और दूसरा रास्ता लीगल रास्ता है। जैसा कि रामदेव साहब ने कहा था कि आपकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, उसके लिए हम बड़े से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े करेंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। कानूनी लड़ाई है, वो भी लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से यहां पर एक रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखवाया, ताकि जितने युवा आए, जितने भी भर्ती के अफेक्टेड बच्चे हैं, वो आके अपने जो डिटेल्स हैं उनको दर्ज करें। तो वो डिटेल्स हमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो उसके अंदर वो ज़रूरत पड़ेगी कि कितने लोग इसमें शामिल हुए। तो कानूनी प्रक्रिया के जरिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद, क्योंकि हमारे पास समय कम है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को मणिपुर से शुरुआत हो रही है उसकी। वो मणिपुर से होकर नागालैंड, अरुणाचल, असम, बिहार, सिलीगुड़ी से बिहार, अरनिया, वहां से होती हुई झारखंड में जाएगी, झारखंड से फिर उड़ीसा में, उड़ीसा से लेकर ये वापस बिहार में आएगी, सासाराम में आएगी, और सासाराम से फिर ये बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, वहां से होकर ये फिर आगरा की तरफ वापस दक्षिण की तरफ चल पड़ेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई तक जाएगी। 6700 किलोमीटर लंबी ये यात्रा तकरीबन 70 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। इस यात्रा के अंदर हमने ये फैसला किया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया है, इस न्याय यात्रा के अंदर आपके लिए भी न्याय मांगा जाएगा। जो अहम मुद्दे इस यात्रा के जरिए जो चलेंगे, वो कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। आपका मुद्दा राजनीतिक नहीं है, आपका मुद्दा सामाजिक है, रोजगार का मुद्दा है, आपकी जीविका का मुद्दा है, आपके अधिकार का मुद्दा है। देश में एवरेज आयु हमारे देश की 32 साल है। 32 साल के जवान देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही जरूरत है, रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। तो इसलिए ये सामाजिक मुद्दा है, ये न्याय का मुद्दा है, आपके अधिकार का मुद्दा है। तो इसको राजनीति के तौर पे ना देखा जाए। ऐसे ही सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसी जगह पर उनका भी धरना हुआ था। जहां आप बैठे हो, यहां पर 150 सांसद बैठे थे। आपको फख्र होना चाहिए, आपने उनके साथ ही स्टेज साझा किया, आपने उन्हीं के साथ ही यहां पे ये जमीन साझा की। वो भी न्याय मांग रहे हैं।
वो देश के 150 सांसदों का अपमान नहीं था, देश की संसद का, देश के संविधान का अपमान था। संविधान के लिए न्याय मांगने के लिए ये यात्रा की जा रही है। ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, ये रोजगार का, महंगाई का, सबका मुद्दा है। अरे अरे सर जय हिंद। अरे सॉरी 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 सर, आए सर प्लीज। अरे तो ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। साथियों, आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हमारे बीच हमारे बीच सर आए, मुझे क्षमा कीजिए सर, खेद है कि हमारे बीच हमारे कामगार एंड कर्मचारी, अनऑर्गेनाइज्ड कर्मचारी कांग्रेस के प्रधान उदित राज जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी आपके साथ मंच साझा करने के लिए आए हैं। उनका स्वागत करें। उनके साथ उनके साथी आए हैं, उनका भी स्वागत करें। आपकी आवाज सिर्फ आपकी आवाज नहीं रही है, अब ये देश की आवाज बन गई है। आपके साथ हमारे देश के एक जुझारू सैनिक रहे हुए कैप्टन प्रवीण डावर जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आपको अपना कारवां 1.5 लाख से ज्यादा करना है। जिस दिन आपने 1.5 लाख से ज्यादा कर दिया तो आपकी जीत निश्चित है। तो साथियों, हमारे बीच हमारे सीनियर नेता भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को जो कह रहा था कि लड़ाई लड़ने के लिए हमें असूल तय करने, असूल हमने तय कर लिए। लीगल बैटल लड़ेंगे, जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको शाम को आपका यहां पर रहने का प्रबंध कर रहे हैं। कल की हमारे पास यहां पे परमिशन नहीं है। यहां की बजाय हम दूसरा एक ऑल्टरनेटिव जगह, दूसरी जगह के ऊपर हम अपना धरना या अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 14 तारीख को, क्योंकि हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जाना है, तो उसके मसौदे के लिए हमें कुछ और चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ हमने जो तय किया है वो ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में एक पैरेलल संज्ञान चलेगा और उसकी रूपरेखा हम आपको साथ साथ आगे भी देते चले जाएंगे कि ये यात्रा जैसे ही बिहार के अंदर एंटर होगी तो वहां पर चंपारण नजदीक है, तो वहीं से हम दोबारा से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ हम लोग भी चलेंगे। न्याय लेना है तो लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, ये थोड़ी और रूपरेखा को मैं बारीकियों से आपको बाद में बताऊंगा। कल जब हम मिलेंगे तो पूरी तरह से हम इसकी जो पेचीदगियां हैं तब तक हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर जितने उपस्थित बच्चे आए हैं, जितने परिवार आए हैं, अभिभावक आए हैं, मंच पर जितने लोग आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, ये लड़ाई का आगाज है, शुरुआत है। लड़ोगे मिलकर? हाथ खड़े कर कर बताओ, लड़ोगे? जीतोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ देश हित के नारे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। और ये मेरे युवाओं के लिए एक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद।